कल क्या प्रॉब्लम टाइप 1 डिस्कस करी थी ना, आज प्रॉब्लम टाइप 2 लिखिए। कैलकुलेट स्ट्रेसेस इन प्रॉब्लम टाइप 2 लिखना। प्रॉब्लम 2 है आपका कैलकुलेट स्ट्रेसेस इन concrete and steel ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। यानी इस वाले केस में क्या होगा आपका, इस वाले केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, सीए और टीए की वैल्यूज। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहला स्टेप इसमें डिजाइन स्टेप्स लिखिए। डिजाइन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप इसमें डिजाइन स्टेप में पहला जो स्टेप यहाँ पे आप फॉलो करोगे दैट इज कैलकुलेट एक्सए। जहां पे आप एक्सए कैलकुलेट करोगे, और एक्सए कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है, मैंने बता रखा है फॉर्मूला बी एक्सए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्सए। यहां से आपका एक्सए निकल के आ जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड आपको मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला, कॉम्प्रेशन साइड से जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो लगाइए, वहां से आपका सीए निकल के आ जाएगा इजीली। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू फॉर्मूला था कॉम्प्रेशन साइड से बी एक्स ए सी ए बाई 2, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू लीवर आर्म ना, डी माइनस एक्स ए बाई 3। तो यहाँ पे आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट तो गिवन है आपको। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट गिवन है, बी गिवन होगा, एक्स ए आपने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे सी ए आपको निकालना है। यहाँ पे आपको सेक्शन एक्शन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, क्योंकि आपको कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, जहाँ पे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सए निकालिए, उसके बाद आपको बीएम गिवन होगा, उसके बेस पे आपको क्या निकालना है, सीए। ठीक है, देन थर्ड फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, सीए पता चल गया यहाँ से आपका। ठीक है, सीए यहाँ से निकाल दिया आपने, सीए यहाँ से निकाल दिया। थर्ड में आप क्या करोगे, जो बेंडिंग मोमेंट है टेंशन साइड के लिए, ऑब्वियस सी बात है कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन हो, कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बीएमटी की वैल्यू भी आपको पता ही है, ये आपकी हो जाएगी टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे भी पता है आपको, टी ए आप इजिली निकाल सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, ए एस टी आपको गिवन होगा, या यहाँ पे आप स्ट्रेस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम इंटू अपॉन डी माइनस एक्स ए। ये स्ट्रेस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सी ए आपने कैलकुलेट कर ही दिया है, और टी ए आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो इस केस में भी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है सेकंड टाइप, इतना टफ नहीं है, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन आपको। लिख लिया, क्वेश्चन लिखिए अगला एक, an RCC beam of size, an RCC beam of size 320 mm into 650 mm, an RCC beam of size 320 mm into 650 mm is provided with 4 numbers of 22 mm diameter steel, 4 numbers of 22 mm diameter steel if M40 concrete
if M40 concrete and Fe415 steel are used, and Fe415 steel are used, Fe415 steel are used, calculate stresses developed in concrete. दिख रहा नहीं दिख रहा? कैलकुलेट, यहाँ पे बैठ जाओ ना इधर पे, ये चेयर में। हाँ थोड़ा सा इसको आगे इधर कर लो ना, स्पेस जाएगा यहाँ पे। हाँ, कैलकुलेट स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट एंड स्टील ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ, ये लिखिए आप लोग, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 240 किलोन्यूटन मीटर। Consider effective cover equal to, due to bending moment of 240 kilonewton meter. Consider effective cover equal to 50 mm. आप लोग सॉल्व करिए, बाकी जो अभी लेट आ रखे हो आप लोग कर लीजिए। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, गिवन 50 mm का कवर, इफेक्टिव कवर 50 mm लास्ट भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं आपके बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन है, उसके बेस पे आपको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, सीए या टीए की वैल्यू। उसके लिए स्टेप्स लिखा रखे हैं। पहला तो आपका निकालना है आपको एक्सए, एक्सए निकालने के बाद आप कॉम्प्रेशन वाला फॉर्मूला बीएमसी लगाओगे तो बीएक्सए CA/2 D - XA/3, ठीक है। यहाँ पे सब चीजें आपको गिवन होंगी, सिर्फ सीए निकालना पड़ेगा यहाँ से। सेकंड आपका टेंशन साइड से लगाओगे तो आपका यहाँ पे टीए निकाल लोगे इजिली, या स्ट्रेस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, काफी ईजी है। सेक्शन को कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिख लो आप लोग भी। हाँ हाँ, क्वेश्चन में बताता हूँ, सभी सभी जो नए आ रहे हैं सभी लिख लो ना एक बार। नहीं हो रही? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस, जिन्होंने नहीं लिखा ना, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, 3-4 लाइन, उसके बाद क्वेश्चन आप भी लिख लो, ये लिख लेना उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एन आरसीसी बीम ऑफ साइज 320 mm into 650 mm, 320 mm into 650 mm, 320 mm into 650 mm is provided with 4 numbers of 22 mm diameter steel, 4 numbers of 22 mm diameter steel. If M40 concrete and Fe415 steel are used, M40 concrete and Fe415 steel are used, calculate stresses developed in steel and concrete due to bending moment of 240 kilonewton meter. Bending moment of 240 kilonewton meter. Effective cover, consider effective cover equal to 50 mm, 50 mm, इफेक्टिव कवर 50 mm। बस आपको ये अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है, सेम कल के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद थोड़े से हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम लोग आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। आप लोग करिए फटाफट इसको।
कितना 159 एक्स है। हाँ सही है 169 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ सही है। एक्स से ए आपको कितना है 1 ना गलत आ रहा है 104 नहीं आएगा 17 सही है 169.23 इज द राइट। सी है हाँ सही है सी भी टी भी निकाल लो बस इजी सा ही है तो कर लिया आपने। हाँ हाँ दो कुछ भी निकालो स्ट्रेस फार्मूला लगाओ या कोई भी लगाओ इसमें से एक में से निकल जाएगा वो टी। निकल रहा है हाँ 16.3 सही है। निकला ओहो सो सैड हाँ टी भी निकालना हाँ लिखा है ना क्वेश्चन में देखिए स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट दोनों निकालने आप लोगों को नहीं निकला पीछे नहीं है थोड़ा सा कम आ रहा है वो कहीं गलती कर दी होगी आपने 269 आएगा हाँ मतलब ऑलमोस्ट इतना 290 एग्जैक्ट आ रहा था वैल्यू हाँ एग्जैक्ट लेकिन वो वैल्यू हाँ इतनी आ रही होगी वैसे क्योंकि ना मैंने यहाँ पे आपने आपका एम कितना आया था एग्जैक्ट 7 ना हाँ मैंने 7.18 करके करा था ना तो मेरी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी यहाँ पे सिग्मा सीबीसी को अप्रॉक्स 13 रख दिया था मैंने वहाँ पे 13 तो उस केस में मेरा थोड़ा सा अलग आया ठीक है सही होगा ये 270 275 जो भी वैल्यूज आएंगी ठीक ठाक रहेंगी आपकी ठीक है ना। तो कर लेते क्वेश्चन को देखिए कैलकुलेट एक्स ए सबसे पहले आपको एक्स ए निकालना है यहाँ पे एक्स ए निकालने के लिए थोड़ा मुझे डेटा बताना जरा आप बी कितना है यहाँ पे आपका नहीं निकला एक्स ए हाँ 170 आपका और सही एग्जैक्ट आ रखा है हाँ मोर एग्जैक्ट ये आपका सही है काफी कैलकुलेशन सही कर रखी है आपने एकदम। एम कितना है आपका 7 हाँ गुड सही है हाँ सही है 290.4 ना एग्जैक्ट है हाँ आपका 269 ना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है वहाँ पे 290 के अराउंड आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू ठीक है एक्स ए 163 आया आपका थोड़ा सा कम आ रहा है कैलकुलेशन थोड़ा सा पॉइंट्स में आपकी प्रॉब्लम कर ठीक है वैसे 170 के अराउंड आ रहा है हाँ ठीक है बी कितना गिवन था 320 बी आपका गिवन है इनटू एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एम आपका होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी ना सिग्मा सीबीसी एफ सी के बाई 3 40 है ना एफ सी के बाई 3 इतना हो गया आपका एम इंटू ए एस टी जब आप यहाँ पे निकालोगे 6 बार है
कितने बार्स हैं, कितने mm के, 22 mm के 4 बार्स हैं, ठीक है। 4 इंटू π/4 ऑफ 22 mm का स्क्वायर, ये निकल गया एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। इंटू इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, टोटल डेप्थ गिवन होगी ना, हाँ टोटल डेप्थ आपका 650, इफेक्टिव कवर 500, तो टोटल डेप्थ में से 50 घटा दोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ, है ना। 600 आपकी इफेक्टिव डेप्थ होगी माइनस ऑफ XA, ठीक है। ये जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मुझे डायरेक्टली आप बताना, आप घर में इक्वेशन इसको सॉल्व करना जिसका नहीं बना, ठीक है ना। एक एग्जैक्ट इक्वेशन बताना जो आपकी 170 आई वैल्यू से, XA स्क्वायर प्लस 66, हाँ XA, हाँ 398 93. ये ना इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ रही होगी आपकी, आप घर में सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, घर जाके इसको सॉल्व करना पूरा का पूरा, इक्वेशन आपकी ये निकल के आएगी फाइनली। इसमें अब ऑब्वियसली बात है तो कैलकुलेटर से कर लो या फिर वही श्रीधराचार्य लगा लो यहाँ पे। तो श्रीधराचार्य में आपका क्या हो जाएगा, -b 60 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 39893.7 इतना डिवाइडेड बाई 2a ना, 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू अगर इक्वेशन चेक ही करनी है आप लोगों को, कैलकुलेट करके देख लो, है ना। किसी को ये कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 169.23 ना, 169.23 mm XA है ना, दिस इज XA, तो mm में आ गया ये, ठीक है। बस XA आपका निकल गया, XA आपका निकल गया। सेकेंड स्टेप में आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, CA की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपका BMC इक्वल टू ये हो जाएगा आपका BXA CA डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XA अपॉन 3। तो यहाँ पे आपका 320, ये BMC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, हाँ 240 आपको गिवन है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 240 इंटू 10⁻⁶ कर रहा हूँ मैं, न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए, किलोन्यूटन मीटर में वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है ना। 320 इंटू XA आपने निकाली दिया है 169.23 इंटू CA आपको निकालना है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, D आपका कितना था, स्मॉल d 600 माइनस 169.23 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से जो CA आपका निकल के आया होगा ये भी कैलकुलेट करना आप लोग, कितना, हाँ 16.3 ना, ठीक है 16.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आपका निकल के आ गया CA की वैल्यू, जो कि वो आपसे कह रहा था, ठीक है, निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपसे कह रहा वो थर्ड स्टेप में आपसे कह रहा कि वो निकालने के लिए TA, ठीक है ना, स्ट्रेस इन स्टील कह रहा, तो TA के लिए भी अगेन बेंडिंग मोमेंट तो आपका सेम ही रहना है कॉम्प्रेशन और टेंशन में, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कल ही हमने डिस्कस किया था, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका TA AST B माइनस XA अपॉन 3, ये हो जाएगा अगेन आपका 240 इंटू 10⁻⁶। TA आपको निकालना है यहाँ पे, AST आप निकाल सकते हो इजिली, 4 बार्स हैं 22 mm डायमीटर्स के, और 600 आपकी इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, XA आपने निकाला है 169.23 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो TA आपका ऑलमोस्ट आया होगा कितना, 290.4 के अराउंड आपका CA आया होगा, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है 290.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील, सॉरी, ठीक है ना, स्ट्रेस इन स्टील आपका निकल के आ गया यहाँ पे। इसको आप और तरीके से भी निकाल सकते हो, एक स्ट्रेस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था इससे पहले, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखिए CA अपॉन TA, CA अपॉन XA इक्वल टू TA अपॉन M D माइनस XA, ये आपका फॉर्मूला होता है। CA आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे अननोन सिर्फ और सिर्फ TA ही है, ठीक है। तो रखिए जब इसकी वैल्यू 6.3 अपॉन XA आपका 169.23 इक्वल टू TA निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई M 7 इंटू D 600 माइनस 169.23। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी सेम ही आएगी 290.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कैसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है ना।
टी ए निकालने के लिए, या आप क्या करो, पहले टी ए निकाल लो फिर यहाँ से सी ए निकाल लो, तो कैसे भी कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर्मूले लगाने आने चाहिए आपको, इजी सा ही है। अब एसएससी जेईई के 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसमें कैलकुलेटर यूज मत करना पहली बात, ठीक है। देखते हैं कि कैसे आप लोग लगा पाते हो अप्रोच। कर लीजिए इसको, जिसको नहीं कर, जिसने नहीं कर रखे। एक सेकंड। बन गया ना सबका ये? इसको कर लीजिए क्वेश्चन को। इसको राइट डाउन करिए। इसके बाद एसएससी जेईई के क्वेश्चंस हैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिसमें आपका टॉपिक है, अगर वहीं पे हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको, ठीक है ना। कर लो, पहले लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, लिख लो। ठीक है, अब अप्रोच डेवलप लगा सकते हो ना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ दिया आपसे, सीए पूछ दिया, टीए पूछ दिया, बीएमसी पूछ दिया, ठीक है, या कुछ भी आपसे पूछता है वो, तो आप अप्रोच इजीली लगा सकते हो। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आएगा, डब्ल्यूएचएम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने इनसे, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आ जाता है, इतनी गारंटी है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। बस आप इतना है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रखना। हाँ, अगर वो चाहेगा कि क्वेश्चन आपसे नहीं बने तब तो अलग बात है, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन उन्होंने डाले भी हैं इससे पहले एसएससी जेईई में, कि जो क्वेश्चन उसने, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी आपको आ जाएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे उसमें, उसने चाह रखा है कि आप बना नहीं पाओगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डेवलप कर रखे हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने जो करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में। किसकी सबकी? हाँ हाँ, बीएमसी और बीएमटी की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी, ठीक है। सी फोर्स और टी फोर्स की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी, स्ट्रेस चेंज हो सकता है, एरिया पे डिपेंड करता है ना, स्ट्रेस आपका चेंज कर सकता है, ये नहीं कि सी ए इक्वल टू टी ए कभी नहीं होगा, सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वो फोर्सेज, और बीएमसी इक्वल टू बीएमटी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड, फ्रॉम द टेंशन साइड हमेशा इक्वल होगा, अदरवाइज कपल आपका जनरेट होगा जिससे बीम फेल कर जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो जितना आपका मोमेंट ऊपर से जनरेट हो रहा है उतना ही बॉटम से जनरेट हो, तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस हो जाएगा ना आपस में, आप समझ सकते हो ऐसे, तो आपको इस हिसाब से रखना है, ठीक है ना चीजें। तो लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज m, if the modular ratio is m, stress ratio in steel and concrete, stress ratio in steel and concrete is r, ठीक है। क्वेश्चन लिखा आपने, इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज m, stress ratio in steel and concrete is r, then the critical neutral axis constant, then the critical neutral axis constant k is given by, critical neutral axis constant k is given by, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पे, इन ऑप्शंस के बेस पे आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं तो इसने ऑप्शन नंबर ए में गिवन दिया हुआ है m अपॉन m माइनस आर, ऑप्शन नंबर बी में इसने दे रखा है m अपॉन m प्लस आर,
सी ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है m प्लस आर अपॉन एम, और ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे गिवन है m स्क्वायर अपॉन आर। जरा निकालिए इस क्वेश्चन को। जरा इसको निकालिएगा। ये बोला मॉड्यूलर रेशियो ऑफ, हाँ हाँ सही है, बी इज राइट आंसर। बी है ना राइट आंसर, यस बी इज द राइट आंसर, बी आया, बहुत बढ़िया। टी आर, हाँ सी से डिवाइड कर दिया आपने, यस सही क्या। निकालो जरा, निकल गया, निकल गया। सॉल्यूशन ठीक है ना इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा जो रखा है इसमें, कुछ नहीं बोल रखा है, वैसे तो कुछ करा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेशियो किसका है बोल रहा है, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये रेशियो दिया हुआ है ना आर। और आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट के इज गिवन बाय। पहले तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट जो आप हमने लिखा था उसका फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू सी अपॉन टी प्लस एम इंटू सी होता है ना, के इक्वल टू, यही लिखा था ना हमने कल, के इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है m इंटू सी अपॉन टी प्लस एम इंटू सी, ये होता है आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे इसने टी बाई सी की वैल्यू आर दे रखी, तो सिंपल सी बात है, कहीं पे टी बाई सी का फॉर्म तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो आप क्या करिए सी यहाँ से कॉमन ले लीजिए नीचे वाले से, ठीक है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से नीचे बॉटम से, सी जब कॉमन लिया तो ये आ गया आपका टी अपॉन सी प्लस एम आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया यहाँ पे, एम अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू क्या है आर, टी अपॉन सी इक्वल टू आर प्लस एम ना। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था इसमें आपको, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर कर भी पाना है तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं, इसको लिख लो पहले। उस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज मत करना। एसएससी जेईई में 2018 में क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन इतना वो नहीं है कैलकुलेशन की, आप निकाल मतलब निकाल लोगे आप, अगर आप दिमाग लगाओगे ढंग से तो आप इजीली निकाल लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। बस लेकिन दिमाग से काम करना है, ध्यान ये रखना है अगले क्वेश्चन में। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, a singly reinforced concrete beam, a singly reinforced concrete beam of 25 centimeter width, a singly reinforced concrete beam of 25 centimeter width and 70 centimeter effective depth, and 70 centimeter effective depth is provided with 18.75 centimeter square steel, is provided with 18.75 centimeter square steel, देन फुल स्टॉप करके लिखना इसमें,
if the modular ratio m is 15, if the modular ratio m is 15, the depth of neutral axis is, the depth of neutral axis is, तो न्यूट्रल एक्सिस की आपको डेप्थ यहाँ पे बतानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, सबको पता चल गया फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, दिमाग लगाओ कैसे करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन की जरूरत यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ तो 20 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ तो 30 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर है। और फाइनली ऑप्शन नंबर डी आपका 35 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये 4 ऑप्शन हैं आपको, जो कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इनके बेस पे ये आपको निकालना है यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू। कैलकुलेटर फिर बोल रहा हूँ अलाउड नहीं है, बिना कैलकुलेटर के आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चन। लगाओ जरा दिमाग, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एरोज आपकी क्या लगाते हो आप यहाँ पे। शॉर्टकट वे बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे इसको करते। अब पूरा का पूरा अगर सीधराचार्य यहाँ पे लगाने बैठ गए तो टफ बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या कोई तरीका है, देखो एक बार इसको करने का। एक्चुअल डेप्थ पूछा ना, फॉर्मूला कौन सा एक्चुअल डेप्थ के लिए, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। ऑब्वियसली बात है, इससे निकलेगा सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करना है, एक्स ए निकालना है। मैं बोल रहा हूँ वो निकाल के बताइए आप। ना 35 नहीं, 35 नहीं, कैसे निकाला ये आंसर आपने। स्ट्रेस फॉर्मूला लगाया, ठीक है, सी ए अपॉन एक्स सी ए टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स सी ए। देन उसके बाद आपने क्या करा, नीचे एम इक्वल कैसे करा, सी ए टी ए अपॉन एक्स सी के। अच्छा, उल्टा कर दिया आपने इसको, टी ए नीचे चले गया, सी ए नहीं, टी ए वहाँ, एक्स ए इधर आ गया। नहीं, ये तो आपने पता नहीं क्या कर रखा है, कुछ अलग ही कर रखा है। एम से एम कैंसिल कैसे हुआ है, एम दूसरे एम कहाँ से आया है। टी ए अपॉन सी ए एम नहीं, कहाँ होता है टी ए अपॉन सी ए, एम होता है आपका ई एस अपॉन ई सी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है टी ए अपॉन सी ए। अच्छा, टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले से लगाया आपने यहाँ पे, ठीक है। एम 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 लिख दिया आपने टी ए अपॉन सी ए को, हाँ ये सही कह रहे हो। एक्स ए डी बाई टू दिखाना एक बार, सॉल्यूशन इसका। सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम
डी माइनस एक्स ए, आपने क्या करा, टी ए इधर लेके आ गए अपॉन एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यहाँ पे आपको यार, कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट तब पड़ रही थी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे। आपने डेरिवेशन करके ही तो ये फॉर्मूला कन्वर्जन का निकाल रखा है, जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ रखा है ऑलरेडी कन्वर्ट करके आपने निकाल रखा है। फिर टी ए अपॉन सी इक्वल टू अगर एम कर दिया आपने, तो फिर अगेन कन्वर्जन कर रहे हो आप इसमें। कन्वर्जन तो आपने ऑलरेडी एक बार लगा ही रखा है ना, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए। तो सी ए अपॉन टी ए इक्वल टू एम आपने एक बार लिख चुके हो, आप दोबारा उसको सी ए अपॉन टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम लिखोगे तो फिर 2 बार हो जाएगा वो। आपने यहाँ पे लिखा है ना, समझ रहे हो ना। 35 नहीं यार, 35 हाँ ना ना, ये आपका जो फॉर्मूला आ रखा है ना ऑलरेडी यहाँ पे आपने टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले में आप क्या कर रहे हो, अगेन टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम लिख रहे हो, तो वो चीज 2 बार एक फॉर्मूले में थोड़ा ना आएगी ऐसे ना। 35 आपका कैसे है, सी ए अपॉन एक्स ए, हाँ ये तो बहुत लेंथ, यहाँ से कैसे करा आपने 35, ये आपने टी अपॉन सी इक्वल टू एम करा हुआ आपने भी ना ऑलरेडी एक बार टी अपॉन सी एम तो फॉर्मूले में दिया ही हुआ है, अगेन सी अपॉन सी इक्वल टू एम थोड़ा ना करोगे। फॉर्मूला डिराइव किया आपने, क्या निकाला था फॉर्मूला, ये निकाला ना आपने, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए कर रखा है ना। तो जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया उसी टाइम पे आपने टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम लिया हुआ है ना, यहाँ पे एम को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन सी ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो एक बार फॉर्मूले में जब आपने टी ए अपॉन सी ए इक्वल टू एम किया है, तो आप अगेन क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो, टी ए को इधर लेके जा रहे हो, सी ए इधर, फिर एम एम कैंसिल। तो ऐसे तो ऑब्वियसली बात हो ही नहीं सकता है ना पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा। एक काम करो ना, एक आइडिया देता हूँ, ये कर लो तुम लोग, ठीक है, इसमें तो ऐसे तो कर ही लोगे। जो पहली इक्वेशन बनी है ना, बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए, यहां से जो इक्वेशन बनेगी वहां पे क्या होना चाहिए, देखिए जो लेफ्ट वाला टर्म है वो राइट वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए। जिस ऑप्शन से वो इक्वल हो गया, किसी भी ऑप्शन से, इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से, जिस ऑप्शन से भी वो इक्वल हुआ, वो आपका राइट आंसर। क्लियर है, सबसे सिंपल अप्रोच, इससे ज्यादा सिंपल क्या चाहिए बताओ। अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, इसके अलावा। अब यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ लगाओ, पहला वही टर्म पकड़ो जो जिससे हो सकता है, ठीक है ना। अगर पहले टर्म पे आ गया तो टाइम बच जाएगा आपका, चौथे टर्म पे आएगा ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लास्ट इक्वेशन पे भी लगा सकते हो, फर्स्ट पे भी लगा सकते हो। फर्स्ट पे लगाने में ये बेनिफिट होगा आपको, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके चेक मत करना, कभी ऑप्शन अप्रोच कहीं पे लगानी पड़े जिगजैग में पकड़ना, ठीक है ना। ऐसे चांसेस सही होने के ज्यादा रहते हैं। 1 2 3 4 करके करोगे, पता चला डी ऑप्शन सही है, फंस जाओगे उस केस में, ठीक है। अगर ए सही होगा तो चलो बच भी गए, लेकिन डी सही होगा तो फंस जाओगे उस केस में। तो ऑप्शन हमेशा जिगजैग पकड़ा करो, कभी ए फिर डी फिर सी फिर बी ऐसा करके पकड़ो, तो ऐसे आपका चांसेस ज्यादा होंगे कि पहले सेकंड बार में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं निकाल पाए यार, हद है, निकल गया, नहीं निकला। ऑनलाइन वालों का क्या हाल है, ऑनलाइन वाले निकाल ले, निकाल ले। आंसर आ गया देखो ऑनलाइन में, चैट क्या लिखा उन्होंने, मॉड्यूलर रेशियो 15 लिखा था ना, मॉड्यूलर रेशियो 15 है, 15। हाँ हाँ, सही तरीके से घुमा तो नहीं रखा है, हाथ नहीं लगाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या पता उस साइड से उनको सही दिख रहा हो अपने फोन में ना, मे बी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार एक तो निकालो।
बी क्या है बी? हाँ सही है, 30 आंसर सही है। बी 30 सही है। हाँ हाँ, अप्रोक्स भी 29.5 ऐसा आ गया तो आइडिया हो जाता है ना कि मेरा आंसर अप्रोक्स सही आ रहा है उसमें। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पता ही आपको, बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी बी माइनस एक्स ए, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, बी कितना गिवन है यहाँ पे आपको? बी यहाँ पे गिवन होगा आपको 25 सेंटीमीटर ना, बी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बी गिवन है, इंटू एक्स ए आपको निकालना है। ठीक है, इक्वल टू एम आपका 15 गिवन है, ए एस टी आपको 18.75 यहाँ पे दिया हुआ है, 18.75 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू डी, डी आपका 70 माइनस एक्स ए, ये है ना। अब पूरा का पूरा यहाँ पे सीधा चाल लगाने बैठ गए तो अब इसी बात है, बहुत ही डिफिकल्ट बनेगा क्वेश्चन आपका। आपको करना क्या है, ऑप्शन से एक्स ए की वैल्यू रखते जाइए आप, जहां पे ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, मैच कर रहे हैं जहां पे, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको काटिए मत अभी, मैं रख रहा हूँ थर्ड वैल्यू लास्ट रख रहा हूँ सीधे डायरेक्टली। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 30 वैल्यू रख रहा हूँ मैं, बी वाली वैल्यू। ठीक है, 15 इंटू 18.75 इंटू 70 माइनस 30 आपका हो जाएगा 40, 70 माइनस 30 40 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे आप तो ये हो जाएगा वो 25 इंटू 15 इंटू 30, इसको सॉल्व करिए। उसके बाद इस साइड से आपको क्या करना है, 15 इंटू 187.5 इंटू 4। ठीक है, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 18.75 को, तो पॉइंट का टर्म थोड़ा सा हट गया हमारे लिए। इस पॉइंट को कंप्लीटली हटाना है तो क्या कर सकते हो, 15 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 20 30 35 7, तो पॉइंट का टर्म आपका पूरा का पूरा ही हट गया, 750 आ गया ये। ठीक है, अब तो इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड कैलकुलेट करो, आ रहा नहीं आ रहा बराबर देखना, आ रहा 15 बजे 75, 15 से 105 112, इतना आ रहा ना, है ना, 11,250। और यहाँ से जब करोगे आप 15 से 45 450, 25 इंटू 450, 25 बचे 125, 25 चको 100, 100 और 12 112, 12,250। ठीक है ना, देखो अब ये क्वेश्चन में ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन, ना आपका ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी ना कुछ। अभी कई लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन पहले रखेंगे, उसके बाद पूरा सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन अप्रोच करने क्यों इतना। ऑप्शन अप्रोच क्या करते हैं कई लोग, ये करके भी करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे पहले, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब तक ये इक्वेशन बनेगी तब तक आपका एक क्वेश्चन वैसे ही छूट गया। ठीक है, उसके बाद वो लोग यहाँ पे ऑप्शन रखना स्टार्ट करेंगे और वैल्यू को जीरो लाने की कोशिश करेंगे, वो भी सही है अप्रोच होने को, लेकिन यहाँ पे लेंथी क्यों करना हो रहा है, फर्स्ट वाले में कर लो ना सीधे, डायरेक्टली वन वाले में कर लो, ये सीधे वन वाले में कर लो, इक्वेट आपके कर लो वैल्यूज, सही है। ठीक है ना, तो इसको कर लो, क्वेश्चन को कर लिया तो हो गया, आपने इससे करा होगा ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, एक तो यहाँ इक्वेशन बनाने तक आपको कैलकुलेशन करनी है उसको, ठीक है, थोड़ा सा आपको वहाँ कैलकुलेशन लग गया एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे फिर और रखना है, तो टाइम वेस्ट है, मतलब कर तो सकते हो आप, इससे टाइम फालतू में वेस्ट हो जाएगा आपका। ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए तो इजीली बन जाएगा। मेन चीज ये है, कैलकुलेशन में कभी भी ध्यान रखना, जब कैलकुलेट करते हो पॉइंट वाले टर्म हो, पॉइंट वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो, जो आपकी कैलकुलेशन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करा, पहले इससे 10 ले लिया, 10 से अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, पूरा का पूरा पॉइंट ही हट गया हो। अगर ऐसी चीज में क्वेश्चन आपको ठीक ठाक बनेगा तो वो लोग ऐसा ऐसा आपको डेटा देंगे जिससे आपका पॉइंट हमेशा हट ही जाएगा वो परमानेंटली मैक्सिमम क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। पॉइंट वाले में क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे को फिर 18.75 इंटू 40 करके खुद कैलकुलेट करना पड़ता है ना। अब बिना पॉइंट के है तो अब इससे बात है, हम मुंह से भी निकाल सकते हैं ऐसी डायरेक्टली कैलकुलेशन उसके बाद। ठीक है, बन गया। एक क्वेश्चन फाइनल और कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, है कहाँ लेकिन ढूंढता हूँ, एक सेकंड रुको। ये क्वेश्चन खुद ही वैसे देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास
डेटा लिखिए सीधे डायरेक्टली। सी ए इक्वल टू लिखना क्वेश्चन में, सी ए इक्वल टू 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ए इक्वल टू 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहां पे आपको पूरे फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं जस्ट यहाँ पे उसे बता रहा हूँ। टी ए इक्वल टू लिखिए 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल डी की वैल्यू लिखिए, स्मॉल डी की वैल्यू लिखिए आप 200 mm। अब ये कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं है, कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है ना। 200 mm आपको यहाँ पे निकालना है, कैपिटल डी, स्मॉल डी सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है, एक्सए कैलकुलेट करना है फिर यहाँ पे, एक्सए निकालो एक्सए कैलकुलेट करो आप, ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, क्वेश्चन में खुद डेवलप कर रहा था, मैंने खुद ही मतलब दिमाग में आया स्मॉल डी निकालो। विड्थ की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हाँ विड्थ किसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, सेम क्वेश्चन ऐसे आएगा। वहां पे चेंजेस क्या हो सकते हैं, आपको एक्सए की वैल्यू दिया हो सकता है, स्मॉल डी निकालो बोल सकता है, या स्मॉल डी की वैल्यू दिया हो सकता है, एक्सए निकालो बोल सकता है, ठीक है, या आपको बोल सकता है सीए निकालो, बाकी 3 वैल्यूज दी होंगी, या आपको बोल सकता है टीए निकालो, कुछ भी इन तीनों में से कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर 3 चीजें दे रखी हो तो। आपको क्वेश्चन तो सही है ना, क्या लिखा आपने, सीए टीए, ठीक है, और आपने लिखा डी, हाँ सीए टीए स्मॉल डी लिखा है आपने, और एक्सए निकालो बोला, हाँ सही है, निकाल सकते हो इजिली आप, हाँ निकाल सकते हो आप, इजिली निकाल सकते हो। जरा दिमाग लगाना, इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं एसएससी जेईई में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए उसने एग्जाम में, वहां पे उसने बोला होगा परमिसिबल स्ट्रेस, सॉरी एक काम करो ना, ये सीए नहीं है ना, सीए की जगह सी करो और टीए की जगह टी करो, नहीं तो नहीं निकलेगा, सीए की जगह सी, टीए की जगह टी, स्मॉल सी और टी स्मॉल टी, वो फोर्स है भाई, कैपिटल टी तो कैपिटल टी फोर्स है ना, स्मॉल टी को मैंने स्ट्रेस से रिप्रेजेंट किया था ना, और स्मॉल सी क्या था, सिग्मा सीबीसी, स्मॉल टी क्या था, सिग्मा एस टी, ठीक है। एक बार हिसाब लगाओ यहाँ पे, अब सी ए टी ए किससे बनेगा नहीं ना, आपका क्वेश्चन है ये, आपका सी ए टी ए से भी बन जाना चाहिए वैसे, सी ए टी ए से, सी स्मॉल सी और स्मॉल टी रखो इसको, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ वैसे सी ए टी ए से भी बना लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, क्योंकि स्ट्रेच डायग्राम तो लीनियर ही रहेगा ना। देखो अब इसके बाद तो आपको क्या दिया हुआ है, सी ए इक्वल टू कितना बोला मैंने, 50 सी ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है आपको 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्मॉल डी 200 mm। आपको यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बताना है एक्स ए की वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अगली बार आपको कहीं से भी घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है एग्जाम में। अभी मैंने डी पूछ लिया, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सी ए पूछ सकता है, टी ए पूछ सकता है, या स्मॉल डी पूछ सकता है। अब इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, कैलकुलेट सही करना भाई, नहीं तो गलती हो जाएगी। सही कर रहे हो, गुड, हाँ बहुत बढ़िया, अप्रोच सही है, कैलकुलेशन करो उसकी कितनी आ रही देखना एक बार। हंड्रेड आ रही है, 4-5-70 कितना, जो भी है मतलब देखो, 5 से आ गया आपका 28, ठीक है, 28 से 28 कैंसिल, एक्स से, हाँ वेरी गुड, बन गया भाई आंसर एक जगह, सही है सही है। एक बार पानी पकड़ा दो बगल में ना इसका, एक्स इक्वल टू 100 mm, हाँ उसी में वैल्यू हो जाएगी ना, हाँ वैल्यू तो उसमें रहेगी, mm मत करो ना, सेंटीमीटर में आएगी ना वैल्यू। वैल्यूज आपने केजी पर सेंटीमीटर में रखी ना, तो सारी वैल्यूज आपने उसी में रख रखी है, तो सेंटीमीटर में आ गई वैल्यू फाइनल में, हाँ
तो कन्वर्जन आपने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट किया? नहीं, डायरेक्टली निकालो ना, इतना कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हम्म हाँ, डी हमारा एमएम में गिवन है ना। हाँ, तो एमएम में वैल्यू आएगी। यस यस यस। डी मैंने एमएम में दे रखा क्या? सही है, ठीक है। मुझे लगा था डी, क्वेश्चन सही है भाई वो। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। वो एमएम में देने की वजह से और सोचना पड़ गया। सही सोचा आपने दिमाग में, मैंने तो मुझे लगा था सेंटीमीटर में दे रखा मैंने उसकी वैल्यू। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका जो स्ट्रेच डायग्राम हमने बनाया था, स्ट्रेच डायग्राम पहली बात तो ये बन के आ रहा था लीनियर स्ट्रेच डायग्राम ना, कुछ ऐसा स्ट्रेच डायग्राम बन के आ रहा था जो हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, इसी क्वेश्चन से आपके इसी अप्रोच से आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सी की वैल्यू दे रखी है कितना, 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आपका स्मॉल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद स्मॉल डी जो आपको गिवन है 200 mm ना, ये mm में वैल्यू गिवन है, ठीक है, mm में रख देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। देन उसके बाद ये वैल्यू आपकी रहती है एक्स ए, दिस इज एक्स ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगी, ये डी माइनस एक्स ए यानी 200 हो जाएगा ना, ये 200 माइनस एक्स ए, 200 माइनस एक्स ए आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओ, अब तो कर ही सकते हो ना इजिली, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगा के निकालो जरा आंसर। अब तो निकाल ही सकते हो यहाँ पे इजिली, बहुत ही इजी हो गया। अब तो ये कुछ भी नहीं करना आपको। हाँ, आपका कितना आया, 1.45। 1.4 कम कैसे आ जाएगी 1. आपने सही कर रखा ना कैलकुलेशन। क्वेश्चन खुद बना रखा ना, क्या पता आंसर 1.45। 1.45 नहीं आएगा भाई, 100 आ रहा है, कितना देखो, यूनिट देखो ना किसमें आएगी। ये निकल के आ गया आपका। ये आ गया आपका C अपॉन एक्स है ना। हाँ, जो भी आएगा आपका देखो सेंटीमीटर में कैसे आएगा, 200 T अपॉन, ये फॉर्मूला था आपका, क्या था, क्या कर दिया आपने, 200 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका कन्वर्टेड फॉर्मूला जो लेते हो आप T अपॉन M, ये ध्यान रखना है, बस किसी ने गलती यहाँ पे लगाओगे तो M लेना मत भूलना, ठीक है ना। कन्वर्टेड डिस्टेंस बस यही लेना है आपको, इसके अलावा तो कोई दिक्कत है भी नहीं। C आपका यहाँ पे गिवन है 50 एक्स ए, T आपका गिवन है 1400, M मॉड्यूलर रेशियो दिया था कि मैं, मॉड्यूलर रेशियो नहीं दिया है ना, तो मॉड्यूलर रेशियो हटा ही दो, यहाँ पे इसको हटा दो। अगर मॉड्यूलर रेशियो नहीं दे रखा है तो हटा देना इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्टली अब ओनली आपका C अपॉन ए इक्वल टू टी अपॉन डी माइनस एक्स ए, तो बहुत ही इजी बन गया उसके बाद तो ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका डी माइनस एक्स ए, तो कितना आ गया ये 50 50 28 है ना, 28 आ रहा है, 28 इक्वल टू डी माइनस एक्स ए इक्वल टू 28 एक्स ए, यही आ रहा क्या आपका, क्या निकल के आया था 28 एक्स ए आपका, ये निकल के आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो डी माइनस एक्स ए ये आपका 29, ठीक है, 200 है ना डी, दिस इज 200, ये 200 है आपका डी, ठीक है ना। दिस इज अगेन 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 29 ऑफ एक्स ए। तो एक्स ए कितना निकल के आया आपका, जो कि बहुत ही कम आ रहा है, कितना जरा निकालना है एक्स ए भाई, बहुत ही कम आ रहा है, 5 6 हाँ 190 C अपॉन एक्स, हाँ एक ही बात है वो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, मॉड्यूलर रेशियो की आपने वैल्यू क्या रखी थी, मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे
फिर आपने वही गलती, टी ए अपॉन सी ए करके मॉडुलर रेशियो आपने निकाला यहाँ पे। नहीं वैसे नहीं बनेगा ना क्वेश्चन है एक्चुअली ना। इसका डेटा मैं ऑलरेडी भूल भी गया हूँ। इसका आंसर आपका 5 कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 6 6.9 ना। हाँ इतना कम निकल के आएगी इसकी वैल्यू, जो कि आपका ऑब्वियस सी बात है डेटा थोड़ा सा करवाना चाह रहा था लेकिन डेटा उल्टा उल्टा बैठ गया डेटा, ठीक है ना। अगर इसको 200 mm को सेंटीमीटर में भी लोगे तब भी आपका थोड़ा बहुत डेटा वो आते हैं। तो 5.9 mm एक्सए की वैल्यू कहाँ जा रही है, एक्सए देखो एक्चुअल डेप्थ काफी ऊपर ही जा रही है इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच यही है, ठीक है। सी, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप सी लो या सी ए लो, डायग्राम जो होगा आपका लीनियर ही बनेगा दोनों केस में। 50/3 मतलब अच्छा, अगर सिग्मा सीबीसी में कन्वर्ट करोगे तो फिर तो यहाँ पे आपका टी भी तो सिग्मा एस टी टोटल में आपका यहाँ पे उसमें चल ही नहीं रहा ना उसके बाद। अरे वो तो आपका समझ रहे, मैक्सिमम परमिसिबल में ही काम कर रहे हो आप। टी आपको, सी आपको गिवन है परमिसिबल, परमिसिबल के बेस पे ही तो निकाल रहे हो। सी भी परमिसिबल है, टी भी परमिसिबल है, ठीक है ना, दोनों परमिसिबल है। वहां पे आपको थोड़ा ना लेना है कि सी निकाल लोगे आपकी, वहां पे C/3 करके करो। C/3 क्या था, सिग्मा सीबीसी ना, वही तो गिवन है आपको, डिवाइड बाई 3 दोबारा क्यों कर रहे हो उसको। हाँ ये वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर वेंटीमीटर जिसमें भी है चलेगा मेरे भाई, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये आपका सेंटीमीटर में भी हो सकता है, एमएम में भी हो सकता है। ये गलती से मैंने एमएम लिखा दिया। हाँ वैल्यू काफी कम आ रही है इसकी ठीक है, वैल्यू इसकी कम आ रही है काफी इससे, क्योंकि डेटा मेरा एग्जैक्ट नहीं है इसका, लेकिन अप्रोच सही है, वो अप्रोच गलत नहीं है, ठीक है ना। यही करना था आपको इसमें। क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्टली कुछ और था, डेटा इस क्वेश्चन का मैंने जस्ट समझाने के लिए करा, लेकिन वैल्यू काफी अलग आ गई। आप क्या करो यहाँ पे, स्मॉल डी को एक काम करो ना, एक काम करो, इस वैल्यू को आप इंक्रीज कर लो, इसको आप रख लो 1000 या 2000 रख लो इसको आप सेंटीमीटर, इसको आप 2000 सेंटीमीटर रख लो। अब देख लो जो वैल्यू आएगी आपकी ऑलमोस्ट आपकी सेम आएगी यहाँ पे, मतलब ऐसी वैल्यू आएगी जो कि आपकी मतलब क्या होगी, मैच करेगी इस केस में, ठीक है ना। तो डेटा खुद बना रखा है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप क्या कर रहे हो बताए, आपकी गलतियां कहाँ पे आ रही है। एक तो आप क्या कर रहे हो, जैसे ये CA/XA इक्वल टू TA/M है, अभी बताया मैंने आपको D-XA, तो आप कभी नहीं कर सकते हो TA/CA इक्वल टू M। यहाँ पे ध्यान रखना ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहली गलती, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे TA/CA M कंसीडर कर रखा है, दोबारा करके आप काट दे रहे हो, गलत है ना वो चीज, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। ये चीज, इससे क्वेश्चन गलत होगा। दूसरा गलती आप ये कर रहे हो कि सी आपको दिया हुआ है, इसको सिग्मा सीबीसी में अगेन कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, C/2। अरे भाई ये दिया तो हुआ है ऑलरेडी सी, इसको C/3 क्यों कर रहे हो दोबारा आप। वो सी आपका, ये मैंने तभी बोला था ना मैंने आपको, ये याद रखना, दिस इज सी इज द फोर्स नॉट सी, ये सी फोर्स नहीं था, ये स्ट्रेस है। तभी मैंने वहां पे बोला था आपसे कि ध्यान रखना, जो मैं वहां पे टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स लिखूंगा वो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, इससे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन दोनों के डिफरेंट हैं, उसमें कंफ्यूजन मत होना उसमें दोनों में। C1 नहीं, C' था यार ये, जस्ट हाँ ये ऐसा किसमें, उसमें मैंने पीछे करवा रखा है। हाँ C1 नहीं है यार, ये जस्ट हाँ डैश नहीं, ये सी मैंने तरीका ही अलग बना रखा है रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप ईटा बनाते हो, थीटा बनाते हो, ईटा थीटा बना दिया मैंने भाई, सी ऐसा बना दिया, क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें। और मैंने इनिशियल में बताया भी था आपको, मैंने बोला ये जो कन्वर्जन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सी ध्यान रखना, ये सी ये वाला मैंने बनाया भी था वहां पे। अरे भाई मैंने सारे कैलकुलेशन इसी के बेस पे करे हैं, मेरे को आज तक कन्फ्यूजन नहीं हुआ इसमें तुम लोगों को, मतलब क्लास में मैंने बताया था कि आपको ये सी आपका ये वाला सी है ना कि 4। देखो ध्यान रखना, दो चीजें हैं, अभी फिर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कैपिटल सी और कैपिटल टी ये करोगे तो दोनों आपके क्या है, ये सॉरी ये वाले टर्म, ये दोनों टर्म है आपके फोर्सेस, कॉम्प्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स। अगर स्ट्रेस की मैं बात करूं तो स्ट्रेस मैंने रिप्रेजेंट किया था आपका स्मॉल सी और स्मॉल टी से, करा था नहीं करा था, या मैंने करा था CA और TA। CA और TA जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और स्मॉल सी और स्मॉल टी क्या थे, परमिसिबल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नोटेशन से आपको ध्यान रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर जाओगे। अगर सी दिया हुआ है, सिग्मा सीबीसी दिया होता है, ये HCK/3 तो करना ही मत कभी भी, और वहां पे HCK/3 होता है, ये C/3 आपको करने की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं वैसे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गलत है। तो इसमें आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को एक काम करेंगे, मैं प्रॉपर डेटा के साथ कल करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन अप्रोच सही है, यहाँ पे अप्रोच गलत नहीं है 200 mm के हिसाब से। एम यहाँ पे दिया ही नहीं ना, तो एम नहीं दिया, तो जस्ट हमने जो ट्रायंगल हमको गिवन है उसके बेस पे कर दिया। अगर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू आपको गिवन होती
अगर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू गिवन होती तो ऑब्वियसली बात है वो बोलता आपको हाँ कन्वर्ट करिए यहाँ पे, देन उसके बाद आप T/M वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अगर मॉड्यूलर रेशियो गिवन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ट्रायंगल गिवन है इसी ट्रायंगल के बेस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना एग्जाम में डेटा आपको दिया क्या है, ठीक है ना। अगर M दिया हुआ है तब तो आप M यूज करोगे, फॉर्मुला रटना, तभी मैंने बताया था ना अप्रोच की तरफ जाओ, फॉर्मुला रटो मत। अगर एग्जाम में उसने M दिया ही नहीं तो फिर कैसे करोगे, M लगा दिया आपने फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, M इक्वल टू TA/CA, TA से TA कैंसिल, CA स्क्वायर हो जाएगा वहां जाके ऊपर पता नहीं क्या होता है, CA स्क्वायर होगा या CA कैंसिल, CA कैंसिल, उसके बाद निकल के आ जाएगा XA इक्वल टू, हाँ T/M की वैल्यू 1400 हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है उस केस में, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर मॉड्यूलर रेशियो गिवन है तो आप मॉड्यूलर रेशियो में यहाँ पे M की, तो फॉर्मूला डायरेक्टली रटना मत, कभी निकालना सीखना कैसे निकलता है फॉर्मूला, ठीक है। बाकी इसका आंसर अगर 200 mm यहाँ पे रखोगे, अगर 200 mm तो आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है। 200 mm में आपका निकल के आएगा ये कितना, जितना भी आएगा 6.9 mm XA, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ये वैल्यू जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा वहाँ पे वैल्यूज आपकी काफी अच्छी होंगी, वो लाई करेंगी आपके इस डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। अभी भी डायग्राम के अंदर लाई करी, लेकिन काफी छोटी आ रही वैल्यू, हमने खुद डेटा बना रखा है इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी बाद में आपको, जब इसके बाद कभी आपको मतलब WSM के क्वेश्चन लगाएंगे तब उस टाइम पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी वाले, ठीक है ना। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट वाला। अब यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, देखो ये दिया हो सकता है, स्मॉल d दे देगा, XA गिवन दे देगा, आपको बोलेगा TA निकाल के बताओ, M भी गिवन होगा, M नहीं भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। जो साइड से इक्वेट है, साइड से इक्वेट करनी अगर आपको यहाँ पे आ गई तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करा रखा, क्योंकि 2 से 3 बार शायद आ रखा है SSC JEE में एग्जाम में क्वेश्चन, डिफरेंट चीजें पूछी उसने, D पूछ रखा है, XA पूछ रखा है, ठीक है, CA और TA आपका दिया होता है उसने एग्जाम में, क्लियर है ना। तो CA और CA में कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक ही बात है। स्ट्रेस डायग्राम आपका दोनों में लीनियर बनना, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगना है, ठीक है। CA आपका फोर्स नहीं है, स्ट्रेस है होगी, क्लियर है ना। देन अब हेडिंग डालिए, प्रॉब्लम टाइप 3 हेडिंग डालिए। इस वाले क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा भी कर लेंगे बाद में, तो और आपको प्रॉब्लम में यहाँ पे नहीं आएगी उसके बाद, लेकिन अप्रोच मैंने बता दिया आपको करना कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन पढ़ा नहीं था एक्चुअली ना, डेटा कुछ और था मेरे पास पढ़ा हुआ। प्रॉब्लम टाइप 3 में लिखना, हेडिंग डालना डिजाइन ऑफ RCC सेक्शन सिंगली रेनफोर्स, अगले में लिखना आप डिजाइन ऑफ RCC सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड, डिजाइन ऑफ RCC सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड। जैसे आप CA/TA कर रहे थे ना, TA/CA इक्वल टू, वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पता है, जैसे ये फॉर्मूला है BXA² इक्वल टू MAST D माइनस XA। अब यहाँ पे आपको ना CA गिवन है ना TA गिवन है ना। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे तो यहाँ पे कर लो आप TA/M, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है तो TA/CA, जो भी चीजें हो, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी TA/CA दिया हुआ है आपको, इक्वल टू M दिया हुआ है, तो वहां पे कभी भी ऐसे गलतियां आपको नहीं करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार एक ही कॉन्सेप्ट दोबारा अप्लाई थोड़ी ना करोगे वहां पे आप लोग, तो अप्लाई करना सीखो क्वेश्चन में कहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ RCC सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। अब आपको क्या करना है कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग पढ़नी है, ठीक है ना। डिजाइनिंग तो अभी भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डिजाइनिंग क्या किस हिसाब से पढ़नी है आपको, यहाँ पे आपको साइज गिवन नहीं होगा बीम का, अभी आपको साइज गिवन था ना, B और D की वैल्यू गिवन थी, इस केस में आपको साइज गिवन होगा ही नहीं, ठीक है ना। व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, लिखना पहला केस लिखना, केस 1 में आप लिखेंगे व्हेन द साइज ऑफ, ठीक है, हेडिंग है आपका डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, केस 1 है आपका, मैंने थोड़ा इधर लिख दिया मैंने, केस 1 है आपका व्हेन द साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन, बीम इज नॉट गिवन, व्हेन द साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन, ठीक है। BD आपको AST कुछ नहीं गिवन होगा इस केस में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली बात है, जब साइज आपको गिवन नहीं तो डिजाइन किसके लिए करोगे आप, साइज के लिए ही, ठीक है। हम लोग करते कैसे हैं यहाँ पे, हमें 2 चीजों के लिए डिजाइन करनी है, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आपका दो चीजों के लिए डिजाइन होगा, एक तो आपका एरिया ऑफ स्टील आपको कितनी प्रोवाइड करनी है उसमें, दूसरा आपका इफेक्टिव डेप्थ आपको कितनी प्रोवाइड करनी है
सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की, ठीक है। अब आप बोलोगे विड्थ के लिए डिजाइन क्यों नहीं करेंगे? देखिए विड्थ आप एज्यूम करोगे, विड्थ आपको एज्यूम करना है। विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, लिमिटेड हो जाती है विड्थ ना। विड्थ आप बहुत वाइड भी नहीं कर सकते हो, बहुत कम भी नहीं कर सकते हो, उसकी एक रिक्वायर्ड आपकी स्पेस, स्पेस जो होगा इसका क्या होगा, लिमिटेड होगा विड्थ के केस में। तो विड्थ हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे खुद जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब पे हम लोग एएसटी और डेप्थ ऑफ द जो आपका बीम है वो क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो when the size of the beam is not given then we designing here AST and effective depth of the beam। ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में कन्वेंशनल में 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपका ऐसा केस आता है when the size of the beam is not given always design a balance section। अब इस केस में हमें नहीं पता ना कि अंडर रेनफोर्स करें कि ओवर रेनफोर्स करें, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन मान के डिजाइन करेंगे, एज्यूम करेंगे हम कि हमारा सेक्शन बैलेंस सेक्शन है। यानी बैलेंस सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, बैलेंस सेक्शन में CA इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा CBC, और TA इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ST। यानी आप क्या कर रहे हो, स्टील को भी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो, ठीक है। या मोमेंट आप उसमें मैक्सिमम लोड किसमें प्रोवाइड कर रहे हो, स्टील में भी, कंक्रीट में भी उसको आप मैक्सिमम लिमिट तक लोड कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों की कैपेसिटी फुल मान के हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करते हैं इस केस में, ठीक है ना। अंडर रेनफोर्स में क्या था, अंडर रेनफोर्स में एक की कैपेसिटी तो फुल थी, लेकिन एक को आप फिर लोड कर सकते थे, है ना। ओवर रेनफोर्स में भी सेम केस था, एक की कैपेसिटी क्या थी, फुल थी, एक को आप क्या कर सकते थे, कुछ टाइम तक और लोड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों को कैपेसिटी को फुल क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इन केस ऑफ द व्हेन साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखिए वी जनरली डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन, वी जनरली डिजाइन अ, वी जनरली डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन जनरली डिजाइन करेंगे इस केस में, ओके। देन उसके बाद आपको करना क्या है, बैलेंस सेक्शन की प्रॉपर्टीज लिख लीजिए यहाँ पे, जो जो प्रॉपर्टीज बैलेंस सेक्शन की हैं वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख लो आगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बैलेंस सेक्शन की, पहला तो था आपका XA इज इक्वल टू XC, दूसरा था आपका TA इज इक्वल टू सिग्मा ST, लास्ट है आपका CA इक्वल टू सिग्मा CBC। ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी बैलेंस सेक्शन की, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या करिए, बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करिए कॉम्प्रेशन साइड के, ठीक है। ये बात देख लीजिए सभी, कर लेना थोड़ी देर बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। पहला पहला देखिए, इक्वेटिंग इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेशन साइड, एक बार देख ही लो यहाँ पे आराम से ना, एक बार प्रॉपर तरीके से समझ लिया करो, उसके बाद फिर उतार लो आप लोग, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है ना। इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कॉम्प्रेशन साइड, तो कॉम्प्रेशन साइड का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद ही है, जोर से बोलना जरा। BMC इक्वल टू क्या होता है, BAXA CA बाई 2 इंटू D माइनस XA अपॉन 3, ये होता है आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, XA इक्वल टू XC रखा हुआ है, CA इक्वल टू सिग्मा CBC, पुट करिए वैल्यूज को यहाँ पे। BMC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM कर दीजिए जस्ट, C क्या एक ही बात है, CT दोनों तो एक ही बात है, ठीक है ना। B इंटू XC इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XC अपॉन 3, ये निकल के आ गया आपका। और आपको पता है कि सिग्मा CBC को हम लोग स्मॉल c लेके भी चल रहे हैं, ठीक है ना, करा था ना हमने सिग्मा CBC, तो मैं सिग्मा CBC को स्मॉल c ले रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा CBC इक्वल टू स्मॉल c, थोड़ा सा अपनी याद रखने के लिए फॉर्मूला चीजें, ठीक है ना, अदरवाइज आप न भी लो चल जाएगा, सिग्मा CBC लो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा CBC इक्वल टू c, और XC इक्वल टू क्या होता है, XC इक्वल टू क्या होता है, KD, XC इक्वल टू KD। तो B इक्वल टू B इंटू KD, ये हो गया आपका C अपॉन 2 D माइनस KD अपॉन 3, ये निकल के आ गया आपका आगे, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ से D कॉमन करिए, यहाँ से D कॉमन लेके आइए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, B KD C बाई 2 D 1 माइनस K बाई 3। देन मैं क्या कर रहा हूँ, B KD C बाई 2 इंटू D, इस 1 माइनस K बाई 3 को मैं लिख रहा हूँ J, इस 1 माइनस K बाई 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, J लिख रहा हूँ। और ये J यहाँ पे लीवर आर्म कोफिशिएंट, ठीक है ना, दिस इज लीवर आर्म कोफिशिएंट J। यहाँ पे आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, ठीक है ना, रुको यहाँ पे आगे कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका वेयर, ऊपर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जगह नहीं हो रही वहां पे, यहाँ पे लिखोगे आप वेयर
J इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3, दैट इज लीवर आर्म कोफिशियंट। लीवर आर्म कोफिशियंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कभी एग्जाम में पूछ दिया उसने कि लीवर आर्म कोफिशियंट को आप कैलकुलेट करिए, तो आप इजीली निकाल सकते हो यहां से, ठीक है ना। जे आपका क्या हो गया, लीवर आर्म कोफिशियंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट चीज है जे, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, बी के डी सी बाई टू डी इंटू जे आपका निकल के आया। मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा अरेंज करके मैं इसको लिखता हूँ। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू लिखता हूँ हाफ सी जे के, हाफ सी जे के इंटू बचा कितना, बी डी स्क्वायर ना, बी डी स्क्वायर यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे मैंने जस्ट इसको रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हाफ सी जे को मैं लिख रहा हूँ क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है, क्यू बी डी स्क्वायर, वेर Q इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। Q क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना, बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट आपका हो गया Q, ठीक है। तो ये निकल गया आपका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आप इजीली निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हो गया आपका Q बी डी स्क्वायर। एक तो आपने निकाल दिया बेंडिंग मोमेंट, कहीं पे भी अगर आपको बैलेंस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और डिजाइन हमको क्या करना था, इफेक्टिव डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहीं से डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ से, डी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी। और ये कितने बार एग्जाम में ये ऐसा पूछा गया है इस फॉर्म में, आप देख लेना एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार एग्जाम में ये आपका आ रखा है, ये फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू बी। और निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया, एज्यूम क्या करोगे यहाँ पे आप, बी एंड कैलकुलेट डी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है अगर, तो बी की वैल्यू वहां पे आपको गिवन होगी, ठीक है। कन्वेंशनल में क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वहां पे आपको ये चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने निकाली यहाँ पे, एक तो लीवर आर्म कोफिशिएंट आपका 1 माइनस के बाई 3, दूसरा आपने निकाला यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू आपकी होती है हाफ सी जे के, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेना ब्रैकेट में हाफ ऑफ सी जे के, इसकी वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की, ठीक है ना। एक टर्म डिजाइन कर दिया आपने, डेप्थ निकाल दिया इसकी। नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, टेंशन साइड का जो बेंडिंग मोमेंट है उसको इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड, इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड आप जब करोगे तो देखिए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला टेंशन साइड से, टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। अगेन वही चीज है, टी ए इक्वल टू क्या रखोगे, टी ए इक्वल टू क्या रखोगे, बोलो भाई जोर से, सिग्मा एस टी, ऑब्वियसली बात है, टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी और एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, ठीक है ना। ये दोनों आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स सी अपॉन 3। एक्स सी इक्वल टू आप सबको पता ही है, और सिग्मा एस टी को हम लोग लिखते हैं टी ना, स्मॉल टी लेके चल रहे थे ना हम लोग, स्मॉल टी लेके चल रहे थे, इंटू ए एस टी डी माइनस के डी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मैंने सिग्मा एस टी को क्या कर लिया, टी कंसीडर कर लिया इस केस में, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, डी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, टी ए एस टी डी इंटू 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के बाई 3 हमने क्या रखा हुआ है, जे, ठीक है। तो यह क्या आ गया आपका, टी ए एस टी डी इंटू जे। और यहाँ पे जब आपका ए एस टी निकालोगे यहाँ से, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हो गया, ठीक है। दूसरा आपको डिजाइन क्या करना है, ए एस टी जब आप निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो गया, बेंडिंग मोमेंट अपॉन टी कर लो या सिग्मा एस टी, जो एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेंज न भी करोगे तो याद करने के लिए टी जेडी या सिग्मा एस टी जेडी, ठीक है। मैं कंफ्यूजन मत करना, अगर सिग्मा एस टी लिख रहा हूँ और स्मॉल टी लिख रहा हूँ एक ही बात है, अगर स्मॉल सी लिख रहा हूँ या आपका सिग्मा सीबीसी लिख रहा हूँ तो एक ही बात है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर बस फोर्स होगा तो ये, अदरवाइज ये, ठीक है ना, दोनों फोर्स के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा एस टी इंटू जेडी, क्लियर है। ये हो गया आपका ए एस टी यहाँ से कैलकुलेट। तो ये आपकी डिजाइनिंग होगी बैलेंस सेक्शन की, जहां पे आपको उसकी डायमेंशन गिवन नहीं होंगी। आपने मोमेंट भी निकाल दिया,
मोमेंट के साथ आपने डेप्थ भी कैलकुलेट कर ली, डेप्थ के साथ आपने एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लिया। तो आपको रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी हो गई यहाँ पे फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, जब आपका साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन। क्लियर है? तो उसको कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप लोग। और ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जहां जहां स्टार मार्क कर रखे हैं ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछता है। दिस इज ऑल्सो क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन होगा, निकालना पड़ेगा वो भी। बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन करेंगे आप देखो, बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। वहां पे आपको लाइव लोड गिवन होगा, लाइव लोड के बेस से बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। ठीक है ना? भी करेंगे ना क्वेश्चन, आप करो इसको पहले। अप्लाई हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे, इसको आप कर लीजिए पहले। एक्चुअल में जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही तो है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है ना? यहाँ पे जो भी बात चल रही है आरसीसी में, जहां पे भी मैं बेंडिंग मोमेंट का टर्म रख रहा हूं तो समझ लेना वो बात कर रहा हूं मैं मैक्सिमम मोमेंट ऑफ, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा आप क्या निकालोगे? मैक्सिमम। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? नोटेशंस में प्रॉब्लम आती है, घर में जाके ना एक बार नोटेशंस अपने ना अलग से लिख लो घर में, साइड में, जैसे कॉपी बना रहे हो, कॉपी के टॉप में ही साइड में नोटेशन लिख लो आप लोग। ठीक है ना? ताकि आपको एक बार दिख जाए कि नोटेशन मेरे क्या है, उससे मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है? और कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, कहीं कहीं पे भी गलतियां नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां जैसे आप भी कर रहे हैं, इससे मिस्टेक्स अगर करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। ठीक है ना? यही ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 से 6 बार एसएससी जेई में पूछा गया है, डी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में। उसने कभी आपको उसने सेंटीमीटर में रख कर दे दिया आंसर, पता नहीं क्या वैल्यूज। ठीक है? मतलब बी की वैल्यू सेंटीमीटर इसका पता नहीं कुछ करके दे रखी है मतलब, और कभी आपको एमएम में रख दी वैल्यू। तो ऐसे करके उसने घुमा के पूछ रखा क्वेश्चन 5 6 बार एग्जाम में। तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे दिखेंगे तो प्रॉपर वे में पढ़ के उसके बाद। ठीक है ना?
लेफ्ट साइड का हो गया होगा ना, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। लेफ्ट साइड आप राइट वाला लिख लीजिए। First is sigma st. ये लिख लिया साइड का, यहाँ वाला हो गया सबका, राइट वाला। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन के लिए जो जो डिजाइन कोफिशिएंट आपने अभी तक कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है, वो डिजाइन कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही टेबल में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। पहला देखिए सिग्मा एस टी इक्वल टू टी, सेम ही बात है ना, टी इक्वल टू, ठीक है, मैं हर जगह लेके चल रहा हूँ, नोटेशन देखना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। हेडिंग है आपका डिजाइन कोफिशिएंट फॉर बैलेंस सेक्शन ओनली, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट जो होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए ही होंगे, जो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पहला आपका सिग्मा एस टी इक्वल टू कितना होगा आपका, कितना होता है Fe 250 के लिए, कितना होता है 140 यस, 140, 230 यस, 275, और वैल्यूज आ रही न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा आपका के की वैल्यू आपने निकाली थी, है ना, के की वैल्यू आपने निकाल ली थी, जो डेप्थ फैक्टर था आपका, पहला निकालता 0.40, दूसरा आपने निकालता 0.289, और फाइनल आपने निकालता 0.253। सेकंड तो इंपॉर्टेंट टर्म आपकी ये हो गई। देन आपको फाइनली कैलकुलेट करना है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू जरा बताना कैलकुलेट करके कितनी निकल के आ रही जे की वैल्यू। पहले वाले के लिए आपकी आएगी 1 माइनस के बाई 3, 0.87 ना। दूसरे वाले के लिए 0.906 है ना, बताना जरा, ठीक है ना, 0.87, फिर क्या है 0.906, फिर क्या है 0.916, 0.916, ये वैल्यू होगी आपकी जे की, जो आप डिजाइनिंग में यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बेस पे क्यू आप निकाल ही सकते हो हाफ सी जे के करके, ठीक है ना। क्यू आप इजीली निकाल सकते हो हाफ सी जे के। सी वहां पे क्या है, सी क्या है वहां पे, सी हाफ सी जे के में सी क्या है, सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। उसको सी ए सी फोर्स नहीं है, सिग्मा सीबीसी, ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर स्टील का ग्रेड बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, हाँ, अगर स्टील का ग्रेड बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, हाँ, बढ़ेगा कैसे, टी इक्वल टू स्टील का ग्रेड का ना, मैंने एरिया थोड़ा का, हाँ, अगर स्टील का ग्रेड बढ़ेगा तो आपका टीए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा तो फिर
एम ओ आर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, नहीं जे तो यहाँ पे ठीक है बढ़ रहा है आपका। आपका मेन चीज क्या है, के की वैल्यू देखो यहाँ पे, के की वैल्यू देखो, ठीक है। अगर आपका स्टील मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, कि अगर स्टील का ग्रेड इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगा नहीं उस केस में। क्यों क्यों लिखा रहेगा ना आप लोगों को, मैंने इंक्रीज करेगा लिखा रहेगा इससे पहले, डिक्रीज करेगा लिखा रहेगा ना। यहाँ देखो एक बार, मेन चीज क्या है, बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड फॉर द बैलेंस सेक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका बी एक्स सी सी ए बाई टू इंटू डी माइनस एक्स सी अपॉन 3, बैलेंस सेक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं ये चीजें, ठीक है ना। तो इस केस में देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ग्रेड बढ़ाओगे स्टील का, ठीक है, ग्रेड बढ़ाओगे स्टील का अगर यहाँ पे, ठीक है, ग्रेड बढ़ाओगे तो ग्रेड बढ़ाने के साथ साथ के की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, 0.40 0.289 0.253 रिड्यूस हो रही है। और एक्ससी इक्वल टू क्या होता है आपका, के इंटू डी, ठीक है, के इंटू डी आपका एक्ससी होता है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, एक्ससी की वैल्यू क्या हो रही है, एक्ससी की वैल्यू क्या हो रही है इस केस में, रिड्यूस कर रही है, कर रही नहीं कर रही, क्योंकि के की वैल्यू घटेगी, एक्ससी की वैल्यू घटेगी, जिससे कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, जो रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उस केस में, रिड्यूस होगा। अब आपने बोला बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द टेंशन साइड, ठीक है, टेंशन साइड में आपका देखिए बी एक्स ए, क्या बोला आपने, टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स सी अपॉन 3 ना, एक्स सी अपॉन 3। देखिए सिग्मा एस टी की वैल्यू आपकी सेम है, सिग्मा एस टी की वैल्यू आपकी क्या है, मतलब स्टील के ग्रेड Fe415 ग्रेड के लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू 230 ही रहनी है, ठीक है, 230 रहनी है, उससे ना आप घटा सकते हो ना आप बढ़ा सकते हो। इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैं मान रहा हूँ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सिग्मा एस टी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है। और इस केस में आपका ऑब्वियसली बात है, ये 230 ज्यादा है, 275 ज्यादा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है आप कह रहे हो कि ये टी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं है ना, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। इस केस में आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ये भी तो है, दो है एक्ससी। ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक्ससी आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है नहीं है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे दो केस हैं, दो केस की वजह से आप यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्टली आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जैसे जैसे आपका जो के की वैल्यू, जो सॉरी जैसे जैसे आपका स्टील का ग्रेड बढ़ेगा तो होगा क्या, के की वैल्यू आपकी रिड्यूस होगी साथ साथ में, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आपकी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो इसको नोट डाल के लिखिए इसमें, moment of resistance decreasing with increasing grade of steel, moment of resistance decreasing with increasing grade of steel, because neutral axis position moment of resistance decreasing with increasing grade of steel। हाँ इसके बाद लिखा रहा हूँ, ये पहले का ही छूट रखा कहीं का ना, रुको। because neutral axis position shifting upward, because neutral axis position shifting upward, क्लियर है, ठीक है ना। तो उस फिनोमेना को कंसीडर करना जो आपका एकदम आपका यूनिवर्सल है, मतलब वहां पे आपको श्योर पता चल रहा है। इस केस में आप श्योरिटी से कह नहीं पाओगे कि अगर आपका ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, क्या होगा कुछ कह नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो मोर इन्फ्लुएंसिंग है, जो आपका मोर प्रिडोमिनेंट फैक्टर है, उसी को कंसिडर करोगे, जो कि आपका एक्ससी है, ठीक है ना। एक्ससी पे आपका ये काफी हद तक वेरी करते रहता है। एक्ससी आपका क्या है, एक्ससी तो है ना जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को आपका डिफाइन करता है ना। एक्सिस अगर आपका एक्स ए मतलब है क्या, एक्स ए आपका अगर लेस देन एक्स सी है तो आप कहते हो कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अगर आपका एक्स ए इक्वल टू एक्स सी है तो आप क्या कहते हो, बैलेंस सेक्शन है। अगर आपका एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी है तो आप कहते हो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो ऑलवेज आप कंपेयर किससे कर रहे हो, एक्स सी से। तो प्रीडोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स सी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्स सी के साथ कंपेयर करके यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए इसके बाद फिर डिजाइन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम for an effective simply supported span. Design a beam for an effective simply supported span of 10 meter subjected to a live load of 50 kilonewton per meter, live load of 50 kilonewton per meter, using WSM, then लिखिए M40 concrete and Fe 500 steel are used. M40 concrete and Fe 500 steel are used. Take cover equal to 60 mm. टेक कवर इक्वल टू 60 mm, ये आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको डिजाइनिंग करनी है अपने क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ और एएसटी की। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका पहला पार्ट डिस्कस करके बताता हूँ कैसे करना है, अगला पार्ट आप लोग असाइनमेंट में करके ले जाओगे कल यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप निकालिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू। ये होती है आपकी क्यू की वैल्यू, क्या होती है? क्यू की वैल्यू होती है हाफ सी जे के ना। तो एक बार क्यू की वैल्यू निकालना जरा, मैंने क्यू का शॉर्टकट आपको नहीं बताया ना यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, वो वहां है, यहाँ पे नहीं होगा। हाफ सी जे के 1.5 आई ना, एक सेकंड रुको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ सी जे के, यही आपने करा था। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ ऑफ सी जे कितना है 1 माइनस के बाई 3 इंटू के की वैल्यू तो डायरेक्टली आप रख ही सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है के की वैल्यू किसके लिए है? Fe 415 ना, या Fe 500 है? Fe 500 के लिए है, Fe 500 के लिए 0.253 है के की वैल्यू। क्लियर है? बस आपको पुट करनी है वैल्यू यहाँ पे 1/2 ऑफ सी आपका क्या हो जाएगा? FCK बाई 3, 13.33 ना, 13.33। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, लिख देता हूँ मैं FCK बाई 3। सिग्मा सीबीसी और सी इक्वल है, एक ही बात है। ठीक है, स्मॉल सी है 1 माइनस 0.253 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.253। कैलकुलेट करिए इसको, 1/2 इंटू 13.33 इंटू 1 माइनस 1.54 और भी कैलकुलेट करना, 1.54 आपका ये निकल के आ गया। ठीक है ना, हाँ 54 ही है ना। ठीक है, पहले स्टेप में आपने निकाल दिया क्यू। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है क्यू निकालने की, हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट में आपका क्यू निकल गया, दूसरा आप निकालिए 30। एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन है आपका 30 मार्क्स का, एसएससी जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। डेटा अलग है इसका, लेकिन सेम क्वेश्चन 30 मार्क्स में एसएससी जेई में एसएससी उसमें आ रहा है। कुछ इसके साथ एक और पार्ट इसका था, कुछ थ्योरी पूछ गई थी शायद, कुछ अंडर इनपुट कौन सा सेक्शन पूछा उसने, साथ में ये क्वेश्चन ऐड करके उसने दोनों क्वेश्चनों का वेटेज 30 मार्क्स का था। ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ध्यान रखना है चीज कन्वेंशनल के पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, ये हो गया क्यू इक्वल टू हाफ सी जे के। सेकंड आप निकालिए यहाँ पे एज्यूम द डेप्थ। सेकंड आप निकालिए एज्यूम डेप्थ। अब हमारे पास अभी तो कुछ है नहीं इसके अलावा। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, डेप्थ को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और मैं डेप्थ को एज्यूम कर रहा हूँ स्पैन बाई 10। ठीक है, स्पैन बाई 10। कहीं पे भी अगर आपका डिजाइनिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ पे डेप्थ एजम्पशन आपको लेना है, आप सिंपल सा क्या करिए, स्पैन बाई 10 करिए, वो आपको डेप्थ लेनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी डेप्थ इक्वल आएगी, मतलब ये कोई कोडल प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स को हमको क्या करना है, सही करना है। ठीक है ना, सही मतलब जैसे आपको क्या करना है, डेप्थ आपको रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंचना है अगर, तो बहुत से एक्सपीरियंस लोगों का हमने यहाँ पे ले लिया कि स्पैन बाई 10 अगर करेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, आसपास तक पहुंच जाते हैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके।
ठीक है ना। तो ये जनरल गैस है आपका, यहाँ पे कोई कोडल प्रोविजन नहीं है पहली बात तो, ठीक है। हाँ सिंपली सपोर्टेड नहीं, कुछ में भी करना, आप कैंटिलीवर आएगा वहां पे स्पैन बाय 10 करके चलना सीधे, ठीक है। मेन चीज क्या है, वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए बाद में ना, अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है गलत होगा। तो मैंने स्पैन अपॉन 10 ले लिया यहाँ पे जनरली गैस करके, ठीक है। तो स्पैन अपॉन 10 में आपका कितना आ गया, ये 10 अपॉन 10 यानी 1 मीटर ना, 1 मीटर आपका आ गया, या 1000 mm आप कह सकते हो यहाँ पे वैल्यू किसकी इफेक्टिव, सॉरी टोटल डेप्थ की, दिस इज टोटल डेप्थ ना कैपिटल डी, दिस इज टोटल डेप्थ कैपिटल डी जो मैंने एज्यूम कर रखी है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, विड्थ भी एज्यूम करनी है, और विड्थ एज्यूम करिए जितनी आपकी ये टोटल डेप्थ आई उसका हाफ कर लीजिए विड्थ एज्यूम, ठीक है। सेकंड आपको करना है एज्यूम विड्थ, एज्यूम विड्थ। जब आप विड्थ एज्यूम करोगे तो आप करोगे टोटल डेप्थ 1000/2, ये हो जाएगा आपका 500 mm इक्वल टू 0.5 मीटर भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आपने विड्थ एज्यूम कर ली सेकंड में। देन आप क्या करिए, उसके बाद अब आपको निकालना है मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट आप निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको लाइव लोड गिवन है ना, कितना दिया हुआ है लाइव लोड, लाइव लोड आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का। लाइव लोड क्या होता है, यूडीएल, यूडीएल गिवन है आपको। सेकंड आप लाइव लोड तो गिवन है, लेकिन डेड लोड भी तो होगा ना, स्ट्रक्चर का अपना डेड लोड भी होगा, वो भी निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो क्या करिए, इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 में मोमेंट कैलकुलेशन में सबसे पहले डेड लोड निकालिए, फिर लाइव लोड निकालिए, उसके बाद आप इजीली मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको हटा रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 3 में आप निकालिए डेड लोड, क्योंकि डेड लोड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ने वाली है हमें, क्योंकि हमें मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेड लोड इक्वल टू कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप BDL इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट से, ठीक है। कैसे निकला यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट से, आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ये होता है ना यूनिट वेट। अब इसका भी ये मैं यूनिवर्सल लिख रहा हूँ, कॉन्क्रीट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सेक्शन हमारा क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, VDL, ठीक है, BDL हो जाएगा। और ये जो वेट है दिस इज नथिंग बट द डेड वेट, ये क्या आपका डेड वेट, इस केस में यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इक्वल टू डेड वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका ये, कहाँ पे, सॉइल में पढ़ते हैं हम इस चीज के बारे में, ठीक है। तो यूनिट वेट इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, जहां पे वेट इज नथिंग बट द डेड वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट वेट इंटू BDL, ऐसे आपका निकल गया यहाँ पे यूनिट वेट। अब देखिए B आपको गिवन है यहाँ पे 0.5, हमें मीटर में रख रहा हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है ना, 0.5, D की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और जो लेंथ है आपको पर मीटर लेंथ के लिए डिजाइन करना है, लेंथ आपको 1 मीटर लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथ आपको क्या लेनी है 1 मीटर, यानी आप क्या कर रहे हो, पर मीटर लेंथ के लिए डिजाइन करोगे। जैसे आपकी 5 मीटर की अगर ये स्पैन है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 मीटर के लिए डिजाइन कर लो, उसके बाद 5 मीटर तक सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। वही चीजें हम लोग करते हैं, स्लैब में भी आप ये चीजें करते हो, ठीक है ना। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। लेंथ हमें लेनी है 1 मीटर की, यहाँ पे लेंथ मैंने ले ली 1 मीटर की। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितनी है 25, ठीक है। PCC के लिए कितनी होती है 24, PCC के लिए 24 होती है, ठीक है। ये हो गया आपका 25, कितना आया जरा देखना इसको, 12.5 ना, किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए निकाले ना हम लोग, किलो न्यूटन पर मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइव लोड का कॉन्सेप्ट। लाइव लोड आपको दिया हुआ है 50 ना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर आपको लाइव लोड दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं टोटल लोड की, तो टोटल लोड कितना हो गया आपका, डेड लोड प्लस लाइव लोड, जो कि आपका 62.5 किलो न्यूटन पर मीटर। मैंने बोला आपको अब यहाँ पे निकालना आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, आपको क्या दे रखी है, बीम देखो यहाँ पे, बीम आपको गिवन है, एक बार देख ही लो यहाँ पे, ठीक है। बीम देखो यहाँ पे गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल आपका लग रहा है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है इसका सेंटर में, कितनी होती है, यस वेरी गुड, WL²/8। एग्जाम में ध्यान रखना कौन सी बीम दे रहा है, कैंटिलीवर दे रहा है सिंपली सपोर्टेड, अगर कैंटिलीवर बीम है तो WL²/2, ठीक है ना, WL²/2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उस केस में। और यहाँ पे आपका WL²/8 होगा, तो बस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकालिए। तो W क्या है यहाँ पे, W टोटल, ठीक है, W टोटल इंटू L²/8, और W टोटल आपने निकाल लगा 62.5
5 इंटू एल कितना है, स्पैन 10 मीटर का, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो कितना आया ये जरा बताना इसके बारे में वैल्यू। 781.25 किलो न्यूटन मीटर। 781 पॉइंट कितना आया, 25 ना, देखना एक बार। 781 पॉइंट कितना आएगा एग्जैक्ट बता, 25 ही है, ठीक है ना। 25 किलो न्यूटन मीटर आपकी आ गई वैल्यू किसकी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है ना। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है तो साइज ऑफ द बीम आप निकाल सकते हो इजिली। साइज ऑफ द बीम, पहला आपका क्या करना है, आपको पहला जो डिजाइनिंग करनी है स्मॉल डी निकालना था ना, दूसरा AST, तो यहाँ से आप स्मॉल डी इजिली निकाल नहीं सकते हो। फोर्थ देखिए साइज ऑफ द बीम, साइज ऑफ द बीम, अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, जो जो चीज हमने कैलकुलेट करी है उनका सबका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। साइज ऑफ द बीम स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB। तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे आपने ले रखा है 781.25 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई Q मैंने बोला ना, निकाला पहले आपने 1.54, Q की रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाल दिया 1.54 Q की वैल्यू, B आपने कितना एज्यूम कर रखा है 0.5। एक काम करिए, इसको B को आप 500 ले लीजिए, तो जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी आपकी D की mm में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 1007 1007.27 mm एग्जैक्ट है क्या, सही है वैल्यू 100, ज्यादा आनी चाहिए वैल्यू यार। अच्छा एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही ना, तो मैंने वहां पे क्या कर रखा है, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू वो करके कर रखा है, बहुत अंतर आ रहा है मेरी वैल्यू में, तो इसमें एग्जैक्ट है ना, कैलकुलेट करके डेटा सब हाँ सही कर रखा है, ठीक है। फिर भी ठीक है, आपने स्मॉल डी निकाल दी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, आपने अपनी एज्यूम कितना किया था, 1000 mm एज्यूम किया था आपने, ठीक है। आपने बोला कि भाई हमें तो 1000 mm की ही रिक्वायरमेंट है, हमने एज्यूम कर दिया 1000 mm। ध्यान से देखो, थोड़ी देर में लिखना इसको, ठीक है। आपने एज्यूम किया 1000 mm कैपिटल डी, ठीक है, और स्मॉल डी की वैल्यू ही आपकी 1007। अब यहाँ पे एक काम करो, पहले टोटल डी कैपिटल डी को ही कंपेयर करते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पे टोटल कैपिटल डी निकालिए पहले। कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डी प्लस कवर कितना दिया हुआ है आपको 60 mm का, तो ये कितना हो गया 1067.27 mm आपका कैपिटल डी की वैल्यू होगी टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल डी कैपिटल डी की वैल्यू होगी। अब देखिए आपने कैपिटल डी एज्यूम कितना किया था 1000 mm की, ठीक है। आपने बोला हमें 1000 mm की रिक्वायरमेंट है, इतने में हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो 1000 mm की रिक्वायरमेंट में ये चीजें सफिशिएंट आपकी अप्लाई कब होती, जब जो आप कैलकुलेट करते कैपिटल डी की वैल्यू वो 1000 से कम आती है ना। अगर आपकी कैपिटल डी जो आपने कैलकुलेट करी है ये आपकी आती है अगर 900, तो ऑब्वियसली बात है आपने जो एज्यूम कर रखा है वो सही था, है ना। लेकिन आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ आ रही है 1067, यानी आपने एज्यूम इतना करा है, रिक्वायरमेंट आपकी ये है, तो सेक्शन आपका फेल कर गया, नहीं कर गया, यहाँ पे कर गया ना सेक्शन फेल, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे फेल कर गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो इफेक्टिव जो डेप्थ है आपको वो एज्यूम करनी पड़ेगी इससे भी ज्यादा, तब जाके फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो केस आपका सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका जो डेड लोड था, जो लाइव लोड था, उससे आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला, और इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैरी करने के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ की रिक्वायरमेंट है वो है 1007.27 mm, ठीक है, ये ध्यान रखना 1007.27 mm। और जो कैपिटल डी टोटल डेप्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 1067.27 1067.27 आपकी टोटल डेप्थ की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। लेकिन आपने एज्यूम कर रखा है 1000 mm जो कि कम है एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट, तो आपका सेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो जब सेक्शन आपका फेल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एजम्पशन लेना पड़ेगा हायर मल्टीपल का, जो इसका हायर है उसका आपका नेक्स्ट एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कर लो पहले। इसके बाद आप क्या करिए, अब आप कंसीडर कुछ भी कर सकते हो 1100 1200, ठीक है ना। आप अगला कर लीजिए 1200। आप क्या करिए नाउ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फेल कर गया, आपको सेक्शन को रिडिजाइन करना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए आप रिडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन को। तो जब सेक्शन को आप रिडिजाइन करोगे तो रिडिजाइन करते टाइम पे देखो आपकी मर्जी है, आप कैपिटल डी को 1150 लो,
1200 लो, बस आपको हायर वैल्यू लेनी है और सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है ना। जो बीम बन रही है आपकी वो इकोनॉमिकल बननी चाहिए। ऐसा ना कि आप, अब सेब तो आपका 2000 में भी है ना, लेकिन इतना कंक्रीट आप प्रोवाइड करोगे 2000 में, कितने सीमेंट के कट्टे एक्स्ट्रा लगेंगे आप खुद ही सोचो। अनइकोनॉमिकल बन गई ना बीम आपकी। तो आपको ध्यान ये रखनी है कि इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 1067 आ रहा है, तो आप एक काम करिए, जस्ट इससे अपर वाला वैल्यू 1100 एज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है। नाउ एज्यूम, यहाँ पे चौथे स्टेप के बाद यहाँ से अगला आपका हो जाएगा नेक्स्ट में आपका इसमें, नाउ एज्यूम कैपिटल डी इक्वल टू 1100 mm, कैपिटल डी इक्वल टू 1100 mm। और मैंने आपको बोलता स्मॉल बी, जो जो आपकी विड्थ है, ये विड्थ में आप छेड़खानी मत करिए। जो पहले में आपकी विड्थ निकल रखी है वो आपकी विड्थ बाद में वही रखी है। अब हाफ मत करना यहाँ पे, अदरवाइज चीजें क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन आपके पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। एक को ही बढ़ाओ घटाओ, आप डेप्थ को घटाओ बढ़ाओ, जो करना आप डेप्थ के साथ करो। विड्थ जो आपने पहले एज्यूम कर दी वो सेम रखो। घटा बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं, 550 कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं घटाया आपने, ठीक है, आपने सेम रखा है, अगर उसमें ही सेटिस्फाई कर गया तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन बनेगा आपका, है ना। तो विड्थ में एज्यूम कर रहा हूँ वही चीज जो आपने ली है 500 mm। आप लोग 550 करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बस आंसर सही आना चाहिए। तो डी आपका हो गया 1100 mm, बी हो गया 500 mm। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डी की वैल्यू निकालनी है अगेन, ठीक है ना। और वो वैल्यू आपके आनी चाहिए डी की 1100 से नीचे, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो सेक्शन है वो सेफ है, ठीक है। और उसके बाद अगर सेफ है तो सेफ होने के बाद आप क्या करिए, स्मॉल डी यहाँ पे ले लो, जो भी स्मॉल डी है, और स्मॉल डी के बेस पे आप एएसटी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला लिखा रखा है बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा एसटी जेडी, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है अगला, ये घर से करके लेके आइएगा आप लोग ये क्वेश्चन, इससे आगे का, ठीक है। बाकी आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व यहाँ पे ऑलरेडी कर ही चुके हैं। और कल आपका इंपॉर्टेंट है डबली रेनफोर्स सेक्शन, और इसको पढ़ने के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आना, टफ है, ठीक है ना। जो पुराने कॉन्सेप्ट है क्लियर करके आना घर में। सही है ना, क्लियर है, तो ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।